नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण के कारण। इससे पूर्व हमने पढ़ा कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1453 में हो चुका था। कुस्तुन दुनिया में रहने वाले विद्वान अपने ग्रंथों सहित पश्चिम रोमन साम्राज्य चले गए। वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को जागरूक किया। फिर नगरों का विस्तार, वहाँ जाने से रोम में, इटली में अनेक नगर आबाद हुए। उनमें वेनिस, फ्लोरेंस, लिस्बन, हैम्बर्ग प्रमुख रहे। फिर हमने देखा मानवतावाद का प्रसार। मानवतावाद का अभिप्राय है मानव के जीवन में मानव की उपलब्धियों पर, मानव के सुखों पर जोर देने वाला विद्वानों का एक समूह मानवतावादी कहलाए। फिर हमने जानने का प्रयास किया छापे खाने की मशीन का आविष्कार अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, उसके बारे में विस्तार से भी अध्ययन किया। अब हम देखेंगे धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या थे? ईसाइयों और अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ईसाइयों को मुसलमानों के साथ कई धर्म युद्ध लड़ने पड़े और लगभग भी 200 वर्षों तक ये युद्ध चले। ये युद्ध धर्म युद्ध के नाम से जाने गए। इन युद्धों में अधिकांश धर्म युद्धों में ईसाई परास्त हुए। उनको नाना प्रकार के आघात सहने पड़े, परंतु ये तो स्वीकार करना ही होगा कि इन युद्धों के परिणाम स्वरूप ईसाइयों में एकता की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने मानवतावाद के स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों को अधिक पसंद किया। इसके अलावा इन धर्म युद्धों के समय पश्चिम यूरोप वासियों को पूर्व के लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इस संपर्क के कारण यूरोप वासी पूर्व के नवीन विचारों से अवगत हुए और उन्होंने इन विचारों को अपने यहाँ फैलाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन युद्धों के समय वे तुर्कों के संपर्क में भी आए। उनकी स्थापत्य कला और को देखने का उन्हें अवसर मिला। उनको उसका भी उन्होंने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि धर्म युद्धों के माध्यम से पश्चिम यूरोप में नवीन विचारधारा का प्रस्फुरण हुआ। अब हम देखेंगे भौगोलिक अन्वेषण, हमने पढ़ ही लिया। अब हम देखेंगे व्यापारिक क्रांति क्या थी। व्यापारिक क्रांति हमने ये देखा कि भौगोलिक खोजें होने के कारण व्यापार विस्तृत होने लगा। यूरोपवासी पूर्व पूर्व में एशिया भारत एशिया यूरोपवासी भारत हिंद एशिया तक व्यापार करने लगे। व्यापार को विकसित होने लगा। व्यापारी दिन प्रतिदिन धनी होने लगे और उनकी इच्छाएं जागृत होने लगी। अब वो सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। सुख से जीवन व्यतीत अधिकांश समय वो, जब उनके पास फुर्सत होती थी तो उस फुर्सत के क्षणों में वो ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, राजनीति प्रशासन में भाग लेने लगे। इसके अलावा अपनी शासन प्रणाली में वो परिवर्तन चाहने लगे, क्योंकि कैथोलिक पादरी जो ब्याज होता था उसे लेना निंदनीय बताते थे। अतः धनी वर्ग के लोग चर्च और धर्माधिकारियों की आलोचना करने लगे। व्यापार के माध्यम से वे जिन देशों के संपर्क में आए उनके विचारों को वो अपने यहाँ स्थान देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भी यूरोप में नवीन विचारधारा का आविर्भाव हुआ। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच विज्ञान की शने शने प्रगति हुई। वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषणों द्वारा जनसाधारण में विद्यमान जड़ता और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोग और तर्क के आधार पर सत्य को खोजने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य के विचारों में तर्क प्रधान होने लगा और वे किसी भी बात को बिना प्रमाण के स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे। इस दिशा में अंग्रेज साधु रोजर बेकन तथा देकार्ते का विशेष योगदान है। हालांकि रूढ़िवादियों ने वैज्ञानिकों के विचारों का विरोध किया, परंतु अंतिम सफलता वैज्ञानिकों को ही प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों में जो नाम है गैलीलियो, कोपर्निकस,
केपलर इत्यादि वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए गए और अपने भौगोलिक अनुसंधानों के माध्यम से उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो परंपरागत सदियों से चले आ रहे विचार उनको बदलना होगा, क्योंकि पहले मध्य युग में वैज्ञानिक बिना विश्लेषण के प्रकृति के रहस्य और उसके चमत्कारों को स्वीकार करते थे, परंतु 16वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने प्रत्येक तथ्य का अंगीकार करने से पूर्व उसे तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ किया। परंतु उस काल में वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने वाले वैज्ञानिकों को जेल में डाल दिया जाता था। प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी ने मध्य युग में ये प्रमाणित कर दिया था कि पृथ्वी अचल है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। परंतु 16वीं शताब्दी में पोलैंड के विद्वान कोपरनिकस ने इसके विरुद्ध ये मत सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, परंतु वह भी अपना ये मत मृत्यु शैया पर ही प्रतिपादित कर सका। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्चों ने के अनुयायियों द्वारा कोपरनिकस के सिद्धांत को धार्मिक विश्वास के प्रतिकूल बताया। जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने अपने आधुनिक गणितीय नियमों के आधार पर कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। पुनर्जागरण के प्रारंभिक वैज्ञानिकों में लियोनार्डो डी विंची का नाम उल्लेखनीय है। उसका विषय था मशीनों की उपयोगिता का वर्णन। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की और उसने दूरबीन का आविष्कार किया तथा नक्षत्रों का संदेशवाहक नामक पुस्तक की रचना की। आइजैक न्यूटन का नाम भी प्रमुख है, जिसने गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत का प्रचलन विश्व को दिया कि जो पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः ये स्पष्ट है कि विश्व कोई देवयोग या आकस्मिक घटना का फल नहीं, अपितु एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रहा है। न्यूटन कालांतर में अपने समय के व्यक्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। तो इस तरह बच्चों हमने अध्ययन किया पुनर्जागरण के कारण। कहाँ का पुनर्जागरण, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर को, कारणों को। पुनर्जागरण कहाँ का पुनर्जागरण हम पढ़ रहे हैं, यूरोप का पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं। ये पुनर्जागरण कौन सी शताब्दी का है, 14वीं से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आप पढ़ रहे हैं। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा से निकला है, जिसका अभिप्राय है फिर से जागना। और इसके बारे में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। यूरोप में पुनर्जागरण कोई एक कारण नहीं है, इसके विभिन्न कारण हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, फिर नगरों का विस्तार, फिर धर्म युद्ध, छापे खाने का आविष्कार और मानवतावाद का प्रसार, भौगोलिक अन्वेषण, व्यापारिक क्रांति, विशाल मंगोल साम्राज्य, ये हमने विस्तार से इनका अध्ययन किया। अब आपको जो है इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका होगा, सर्वप्रथम इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसके बारे में विस्तार से विवेचना अगली क्लास में आपको बताई जाएगी।